जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आते हैं दिल से एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की जीके प्रैक्टिस सिलेक्शन वाले प्रश्नों की क्लास की जो गाइस नंबर है ये 62 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसकी पहले हमने गाइस 61 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्लास जो है ये क्रम के अनुसार मिल जाएगी, आप जा करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस की क्वालिटी है गाइस बहुत ही बेहतरीन है आज, यानी कि कहा जाए तो क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के। तो आप कृपया क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाई। जीतूंगा भाई या खुद से वादा करो, और जितना सोचते हो ना कोशिश उससे भी ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मेरे प्यारे भाई बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है कि जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। मेरे प्यारे भाई बस आपके अंदर अगर हौसला है ना, जज्बा है, कुछ कर दिखाने का जोश है, निश्चित है कि वो एक दिन आपका जरूर आएगा जिस दिन रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नंबर दिखेगा, और उस दिन की खुशी आज आप नहीं महसूस कर सकते। उसी खुशी को आप उसी दिन महसूस कर सकते हैं जिस दिन आपका रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में नजर आएगा, आपका नाम नजर आएगा, और आप कहेंगे मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया, पापा मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे प्यारे भाई बस उसी दिन का इंतजार कीजिए, तैयारी कीजिए जी जान लगाकर। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक सीट तो कंफर्म हो ही जाएगी। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। इसको आपको समझने के बाद आंसर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और थोड़ा सा धैर्य के साथ आंसर देंगे। मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है। देखो सबसे पहले पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने गाइस यहाँ पर आप देख लो, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ, जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, अगला आपके सामने है, इनमें से कौन सा पाषाण युग या स्टोन एज के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। और गाइस आपके सामने ऑप्शन है पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण और ताम्र पाषाण। इसमें आपको बताना है कि पाषाण युग के इन तीनों कालानुक्रमों में कौन सा नहीं आता है। अब देखो आप सभी जानते हो गाइस कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों के तीनों स्टोन एज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ताम्र पाषाण इसके अंतर्गत तो आता नहीं है ना। तो राइट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख लो जो ताम्र पाषाण है, ये जो है गाइस ये नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ है। ठीक है, और इसमें मनुष्यों ने तांबे के औजार का उपयोग शुरू किया, जिसकी वजह से इस युग को ताम्रपाषाण युग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है और ये किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। इसका आंसर आपको बताना है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, ये किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे अच्छे ढंग से टॉपिक को क्लियर कर लिया है, अच्छे ढंग से मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को समझाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है या द ग्रेट बॉथ है, या जो है गाइस ये किसके आकार में बना हुआ है। वृत्ताकार टैंक में या बेलनाकार टैंक में, त्रिभुजाकार टैंक में, आयताकार टैंक में, कैसा बना हुआ है ये आपको बताना है और जल्दी जल्दी आंसर देना है। एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल की गहराई से गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर करें सभी मित्र।
मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी फर्ज बनते हैं कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। सो प्लीज जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए वो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो है गाइस ये एक आयताकार टैंक में बना हुआ है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप एक बात और याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है गाइस ये राखल दास बनर्जी, ठीक है, इनके द्वारा 1922 में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो गाइस है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला आपके सामने कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे या किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा नामक शहर मिला। देखो 1920-21 के गाइसा दौरान जो रावी नदी है यहाँ से हड़प्पा नामक शहर मिला। और हड़प्पा जो है गाइस ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया एक पहला स्थल था, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि जो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है इसकी जो गाइस खुदाई है या जो गाइस इसके उत्खनन करता थे ये थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। और गाइस ये किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो राइट क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे कह रहा है हीनयान और महायान जो हैं ये किस धर्म के पंथ हैं। इसका आंसर आपको बताना है, हीनयान और महायान जो हैं ये किस धर्म के पंथ हैं, इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो हीनयान और महायान जो गाइस ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो गाइस के जो हीनयान और महायान है ये धर्म की शाखाएं हैं। जब चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, और कहाँ आयोजित की गई थी तो मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो उस समय बौद्ध धर्म जो है ये दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ओके, बौद्ध धर्म के जो महायान थे इनका संप्रदाय का जो आदर्श था ये था बोधिसत्व। और बोधिसत्व जो है गाइस ये दूसरों के कल्याण में प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। ओके, और हीनयान का आदर्श होता था आहर्त पद। ओके, तो गाइस आप इसे याद रखिएगा। हालांकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान जो हैं ये किस बौद्ध संगीत के समय में दो भागों में बट गए थे। तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो सिंह चतुर्मुख का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई की चार मुखों वाला सिंह स्तंभ। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे मित्र कि जो अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ है, जो अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ है सारनाथ स्तंभ है, इसमें गाइस चार सिंह दर्शाए गए हैं जो कि एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई जिसकी वजह से इसे सिंह चतुर्मुख स्तंभ भी कहा जाता है जो कि सारनाथ में है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और एक बात आप ये और याद रखिएगा कि जैन ग्रंथों में जो सारनाथ है इसको सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का जो वस्तु संग्रहालय है, मूल गंध कुटी है, ये सभी दर्शनीय स्थल सारनाथ में ही स्थित है, ठीक है। चलिए अगला आपके सामने है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य जो है ये किसने लिखा था। या क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला आपके सामने देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से कौन सा स्थल इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? देखो गाइस, बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, है ना? सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ग्वालियर से इनका कुछ भी संबंध नहीं है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना जो है ये किस भारतीय शासक ने की थी? कुल मिलाकर के आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर है ये किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है ये किसने संभाली, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है ये समुद्रगुप्त के द्वारा संभाली गई। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला आपके सामने कि हर्षवर्धन के जो राज्यसभा कवि थे ये कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, इसका आंसर आपको बताना है। और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर आपको भी देना है। अब देखना मेरे प्यारे भाई, जो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे ये कौन थे? बाणभट्ट थे। और आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। बाणभट्ट के द्वारा मेरे प्यारे भाई हर्षचरित और कादम्बरी नामक रचना की गई थी। ठीक है। और जो गाइस चंद्रबरदाई थे यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। आप ये भी याद रखिएगा। जो गाइस यहाँ पर जयदेव हैं ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक था। दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें कौन लोधी वंश के संस्थापक थे, इसका आंसर आपको बताना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सभी जानते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक यहाँ पर कौन था मेरे प्यारे भाई? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा बहलोल लोधी। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला आपके सामने इब्राहिम लोदी जो कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? दैट मीन्स ये हुआ कि जो पानीपत की पहली लड़ाई ये 1526 में हुई, ये इब्राहिम लोदी और किन के मध्य हुई, है ना? और किन के द्वारा मारा गया? तो सभी जानते हो मेरे प्यारे भाई ये बाबर के द्वारा मारा गया था। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला आपके सामने कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली वह पहली मस्जिद थी? करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, इसका निर्माण जो ये मामलूक वंश जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे इनके द्वारा गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1195 से 1199 के मध्य कराया गया था। ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन के द्वारा करवाया गया। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? इसका आंसर आपको बताना है कि जो गाइस 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है और इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव जो हैं ये कब हुए थे? इसका आंसर आपको बताना है। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाकर के आप चेक कर लेना। ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, आज़ादी के बाद भारत में जो पहले आम चुनाव हैं ये 1952 में आयोजित किए गए, या पहले जो गाइस सबसे पहले चुनाव हुए ये 1952 में हुए थे। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। और उस समय जो गाइस लोकसभा की सीटें थी ये कुल मिलाकर के 489 थी। और जो गाइस प्रमुख चुनाव आयुक्त थे ये थे सुकुमार सेन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है और दो गाइस जगहों पर आया हुआ है। सीबीटी सेकंड और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सभी जानते हैं गाइस कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रथम आम चुनाव हैं ये 1951-52 में आयोजित किए गए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए। आप एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, पंचायत चुनाव जो कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये जिम्मेदार होते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। और आप एक बात और याद रखिएगा कि जो गाइज राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के जो संवैधानिक रूप से एक निकाय है ये अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेखित किए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है, आप ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? अब मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, राजस्थानी और अंग्रेजी ये ऐसी दो अन्य भाषाएं हैं जो कि गाइस साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला आपके सामने, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी भी लोक सेवक को इसमें क्या बनने की अनुमति नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, सांसद या फिर मंत्रिमंडल सचिव या फिर केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, किसी भी लोक सेवक को इसमें सांसद बनने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है कि जो हब्बल का नियम है गाइस ये किससे संबंधित है? ऊष्मा, ध्वनि, खगोल की, हवा की दबाव, किससे संबंधित है? हब्बल का नियम जो है ये मेरे प्यारे भाई खगोलिकी से संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, हब्बल का नियम जो है वो गाइस क्या कहता है? इसका मतलब है कि जब कोई मंदाकिनी या आकाश गंगा हमसे जितनी भी दूर होगी वह उतनी ही अधिक तेज से दूर हटती दिखाई पड़ेगी और इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इसे ही कहा जाता है हब्बल का नियम। हब्बल के नियम के अनुसार जो ब्रह्मांड की उम्र है ये 15 × 10⁹ वर्ष आंकी गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक जो तत्व है वह कौन सा है? गाइस आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में दूसरा सबसे अधिक जो तत्व है या कौन सा है? राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो गाइस, हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसे ही सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व हैं जो कि गाइस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। इस संदर्भ में अगर कहा जाए तो 3/4 का हिस्सा हाइड्रोजन का है और बचा हुआ शेष जो तत्व है ये हीलियम का है, ठीक है। और हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, पहला आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा जो होते हैं ये कौन से हैं? उसका नाम आपको बताना है। कैनोपस, सीरियस ए, बेगा, स्पाइका, क्या है? रात को आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर आपको बताना है। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।
मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो चैनल पे पहली बार विजिट किया है, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सीरियस ए जो है ये रात को आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। राइट हो जाएगा अंश एवं अवशेष को। इसका एक्सप्लेनेशन के देख लो। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो तेजी से पृथ्वी की ओर नजदीक चले जाते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के वो घर्षण से चमकने लगते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही वो जलकर राख हो जाते हैं, और इन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गाइस उल्का पिंड है, ये टूटा हुआ तारा माना जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लो, मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होते हैं, और तारों का मुख्य जो संगठक है ये हाइड्रोजन और हीलियम होता है। अभी आपने देखा कि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम है। और ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आपके ग्रह हो गए। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। मैंने एक्सप्लेनेशन गाइस यहाँ पर इसलिए किए हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, और आपके और भी क्वेश्चंस अच्छे से बन सकें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? बहुत ईजी है, सभी जानते होंगे, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो गाइस, 78% यहाँ पर आपका वातावरण में नाइट्रोजन जो है ये मौजूद है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, आपसे पूछा जा सकता है। गाइस अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन कितना है, तो गाइस 20.94% है। कहीं कहीं आपको 21% भी मिलेगा, तो आप ये बात बिल्कुल भी ना मानिएगा कि 21 अगर दिया गया है तो गलत है, ऐसा नहीं है। अगर 21 दिया जाएगा तो गाइस 20.94 नहीं दिया जाएगा, और अगर 20.94 दिया जाता है तो आप इसे ही मानिएगा। आर्गन जो है गाइस 0.93% है, तो वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अतिरिक्त इसमें गाइस नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सभी जैसे गैसें भी शामिल हैं, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में ये गैस आपकी कुल मिलाकर के 4 ही गैसें सम्मिलित हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये कितनी है? अभी आपने देखा ही, तो आप जानते होंगे, तो बताइए। आरआरबी जेई 14/12/2014 के एलो पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये 0.03% है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्गन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आर्गन जो है गाइस ये प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में दुर्लभ गैस है, और ये मात्र 0.93% है। ओके, इसकी खोज जो है ये विलियम रैमसे के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है, आर्गन का उपयोग जो है ये विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है। इसकी उपस्थिति में ही विद्युत बल्ब का तंतु जो है ये ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। अगर आर्गन ज्यादा भरे जाएगा तो विद्युत का बल्ब जो है ये फ्यूज बहुत जल्द नहीं होगा। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, जो इकोलॉजी है ये जो है गाइस, ये वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध के अध्ययनों को कहा जाता है, तथा जीव समुदायों के गाइस अध्ययनों को भी इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और गाइस जो पुष्पों का अध्ययन है इसे हम एंथोलॉजी से अध्ययन करते हैं, और छिपकलियों का अध्ययन को हम सारोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में रेडियो का संचार संभव है? इसका आंसर आप बताएंगे, किस वायुमंडल की परत में रेडियो का संचार संभव है? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा आयन मंडल में करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे ढंग से 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्र तक इस क्लास को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, उनको भी गाइज इसका लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आपको इसकी पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। ओके, हमारी मेहनत कैसी लगी अपनी राय जरूर बताइएगा। और आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही पीडीएफ बहुत ही ज़बरदस्त होगी, क्योंकि गाइस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पीडीएफ बनाने की कोशिश भी की है, ठीक है। तो आप कृपया क्लास की खत्म होने के बाद पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।